सही कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है भी सही। तो वर्कशीट नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, वो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है, अ रीजन इन स्पेस वेयर a magnetic pole or a current carrying conductor experiences force। तो मैग्नेटिक फील्ड आप एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर या एक मैग्नेटिक पोल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, पार्ट बी। A charged particle of mass m and charge plus q is traveling with velocity v in a vacuum. It enters a region of uniform magnetic field of flux density capital B as shown. The magnetic field is normal to the direction of motion of the particle. The path of the particle in the field is arc of a circle of radius r. To explain why the path of the particle in the field is arc of a circle. मैग्नेटिक फील्ड में जो मैंने आपको बताया था जो कर्व बनता है वो सर्कुलर बनता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो कर्व है ये सर्कुलर बनने की वजह ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी कि डायरेक्शन जो है आप ये देखें एक प्लेन में और जो फोर्स है वो दूसरे प्लेन में। मिसाल के तौर पर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है, और जो आपकी फोर्स है वो यूं है। तो जब आपकी जो है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यूं हो जाएगी तो फोर्स भी कैसी हो जाएगी, यूं हो जाएगी। ये दोनों चीजें हमेशा आपस में क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायरमेंट ही होती है। अगर आप सर्कुलर मोशन को थोड़ा गौर करें तो सर्कुलर मोशन में अगर पॉइंट इस पॉइंट पे हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट। सर स्ट्रेट शेड नहीं हो रही। अबे तो मैं यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ तो हम लोग बोल भी नहीं रहे मुझसे। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं तो हर पॉइंट पे जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट होती है। आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है या आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। और सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट फोर्स आपके ऊपर लग रही होती है वो हमेशा कहाँ लग रही होती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही होती है, इस तरह से। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही होती है। और रिजल्टेंट फोर्स जो होती है हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। जब चार्ज पार्टिकल सीधा एंटर होगा तो फोर्स यूं लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल थोड़ा कर्व होगा तो फोर्स भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। तो चूंकि मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही होती है, लिहाजा ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो उसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब लिख लेते हैं।
आप लोग आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है भाई, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ की इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रही होती है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही होती है, और ये जरूरी होता है सर्कुलर मोशन के लिए। Can I show that the radius r is given by the expression r is equals to mv upon bq? तो ये जो है वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं क्लास में, इसको फिर से ड्राइव कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कहाँ से आती है? वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स से आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है उसे कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है उसको। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। अब आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होती है? वो होती है mv स्क्वायर अपॉन r, और जबकि मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होती है? वो होती है b q v। साइन थीटा से नहीं लिख रहे क्योंकि तो साइन तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से आप r को v से v स्क्वायर को कटा दें, r को सब्जेक्ट बनाए तो r किसके बराबर आएगा? mv अपॉन b v बराबर। बस हो गया ड्राइव मसला। ठीक है ना, थिन मेटल फॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन पार्ट बी। A second charged particle enters the region of the magnetic field. It loses kinetic energy as it passes through the foil. The particle follows the path shown in the figure 5.2. यानी कि पार्टिकल जो है ये गोल गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आपने इसके रास्ते में एक फॉइल रख दिया एल्यूमिनियम की। जब पार्टिकल एल्यूमिनियम फॉइल से गुजरेगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा। तो आपसे कह रहा है कौन फिगर 5.2 मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल। यानी आपको बताना है कि पार्टिकल क्या इस तरह से मूव कर रहा है या फिर पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपको बता रहा है। अब ठीक है, बात ये है कि जब पार्टिकल फॉइल से गुजरेगा तो वो जो है वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, सवाल में लिखा हुआ और कॉमन सेंस की बात भी है। अब देखें पार्टिकल जो है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो किस डायरेक्शन में किस शेप में मूव करता है? वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं और आपकी स्पीड स्लो होती है, तो अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आप सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ बेंड करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर बेंड करेंगे। अगर आपकी स्पीड कम होती है तो आप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल बेंड करेंगे, और आपकी स्पीड बढ़ती है तो फिर आप अवे फ्रॉम द सेंटर बेंड करेंगे। तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल जो है फॉइल से गुजरेगा तो फॉइल से गुजरने के बाद क्या होगा? फॉइल से गुजरने के बाद इसकी स्पीड कम होगी बिकॉज इट लूजेस काइनेटिक एनर्जी। जब इसकी स्पीड कम होगी तो फिर ये सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ बेंड करेगा। मिसाल के तौर पर देखें, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो देखें ये सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ बेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप जो है इसका नीचे ऊपर से नीचे का पाथ फॉलो करें, अगर उसका अगर ऊपर से नीचे का पाथ फॉलो करते हैं सेंटर की तरफ अगर बेंड होता तो ऐसे बेंड होता ना, लेकिन ये तो सेंटर से दूर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त फॉइल से गुजरने के बाद ये अंदर की तरफ बेंड हो रहा है। जबकि ऊपर से नीचे की अगर मैं डायरेक्शन को चूज करता हूँ तो ऊपर से नीचे आते हुए सेंटर की तरफ बेंड नहीं हो रहा बल्कि सेंटर से दूर जा रहा है। तो फॉइल से गुजरने के बाद इसको सेंटर की तरफ बेंड होना चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है। The path of the particle has different radii on each side of the foil. The radii are 7.4 cm and 5.7 cm. So determine the ratio. So determine the ratio of final momentum of the particle and initial momentum of the particle. तो आपसे कह रहे हैं कि इसके फाइनल मोमेंटम और उसके इनिशियल मोमेंटम का रेशियो मालूम करो। देखिए यहाँ पे आपको दो रेडियस दिए हैं 7.4 एंड 5.7। तो आपको फैसला करना होगा कि इन दोनों में से इनिशियल रेडियस कौन सा है और फाइनल रेडियस कौन सा है। देखें आपका जो पार्टिकल है वो फॉइल से गुजरने के बाद सेंटर की तरफ बेंड हुआ था, वो फॉइल से गुजरने के बाद सेंटर की तरफ बेंड हुआ था। इसका मतलब है कि सेंटर फॉइल से गुजरने के बाद को जो फाइनल मोमेंटम होगा उसका रेडियस कम होगा और पहले वाला रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि फॉइल से गुजरने के बाद तो सेंटर की तरफ बेंड हुआ था ना, तो फाइनल रेडियस उसका कम हो गया। तो जो कम वाला रेडियस होगा 5.7 वो आपका फाइनल रेडियस होगा,
और जो ज़्यादा रेडियस होगा आपका वो कौन सा रेडियस होगा, वो आपका इनिशियल रेडियस होगा, यानी कि फॉइल्स को गुजरने से पहले का रेडियस। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी का मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, mv किसके बराबर होगा, आर बी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा किसके, बराबर होगा आर, कौन सा आर, फाइनल आर इंटू बी क्यू। आपका इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो, आर, कौन सा आर, इनिशियल आर इंटू बी क्यू। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब फॉइल से गुजरेगा तो फॉइल से गुजरने से पहले और फॉइल से गुजरने के बाद मैग्नेटिक फील्ड सेम है और उसका चार्ज भी सेम है, सिर्फ रेडियस डिफरेंट है। तो बी क्यू कैंसिल हो गया, तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का जो रेशो हो जाएगा वो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल के बराबर होगा। आर फाइनल कितना है 5.7, आर इनिशियल कितना है 7.4। इसका आंसर निकालने देंगे कितना है बताएं। अगर बता के लिए इसका आंसर बता दो। जीरो पॉइंट सेवन सेवन, ये रेशो हो जाएगा 0.77। क्वेश्चन नंबर 2, explain how a uniform magnetic field and a uniform electric field may be used as a velocity selector for charged particles। ये velocity selector वाला जो टॉपिक कराया था ना पूरे का पूरा छापने में, ठीक है। velocity selector का जो टॉपिक है ना वो आप पूरे का पूरा छापने यहाँ पर जो कॉपी में लिखा हुआ है। फिर ये कह रहा है particles having mass m and charge plus 1.6 exponent minus 19 coulomb pass through a velocity selector. They then enter a region of uniform magnetic field of magnetic flux density 94 millitesla, जबकि magnetic field density हो गई ये plus 1.6 exponent minus 19 coulomb आपका चार्ज हो गया with a speed 3.4 exponent 4 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड हो गई। The direction of the uniform magnetic field is into the page and normal to the direction in which the particles are moving. The particles are moving in a vacuum in a circular arc of diameter 15 centimeter. Diameter 15 centimeter तो radius कितना हो जाएगा 7.5 centimeter. Can I show that the mass of particle is 20 U? U का मतलब यहाँ पर है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो मास यूनिट यूज करते थे ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो वाली यूनिट है। तो कह रहा है कि आप ये साबित कर रहे हैं कि इस पार्टिकल का मास जो 20 U के बराबर है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है कि आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस बराबर होता है आपका, रेडियस का जो फॉर्मूला भी हमने पिछले टॉपिक में ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था कि रेडियस बराबर होता है एम वी अपॉन बी क्यू के बराबर होता है। हमें यहाँ पे मास निकालना है, तो मास बराबर होगा किसके, बी क्यू आर डिवाइड बाय बी के बराबर। अब बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 94 मिली टेस्ला, 94 मिली टेस्ला, ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज कितना है आपका, चार्ज है आपका प्लस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। रेडियस आपको कितना है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 एक्सपोनेंट माइनस 2, एक्सपोनेंट माइनस 2 क्यों लगाया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, डिवाइड बाय बी, बी का
मतलब है स्पीड कितनी दी हुई है इसकी 3.4 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड 3.4 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। आप इसका आंसर बता दें खुदा की नहीं सॉल्व करके। अभी क्या आंसर आया बता दो। सर 3.32 into 10 is to power minus 26 आ रहा है। 3.32 into 10 to power minus 26 किलोग्राम। हाँ 26 किलोग्राम आ रहा है। लेकिन उसने जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है कि मास 20 यू है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप किलोग्राम को यू में और यू को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है। आपकी डाटा बुक में आपको गिवन होता है कि 1 यू मास जो होता है बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम के। तो इसको यू में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मास आया है 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 26। इसको यू में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 से। तो आप देखें इसका आंसर 19.99 यू आ जाएगा, जो कि राउंड ऑफ करके क्या बनेगा 20 यू बनेगा। तो लिहाजा हमने प्रूफ कर दिया कि इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, इस पार्टिकल का मास जो है 20 यू है। सही है भाई, ये हमने जो है इसको प्रूफ कर डाला है। Can figure 8.1 sketch the path in the uniform magnetic field of a particle of mass 22u having the same charge and speed as the particle in part B। क्या एक और पार्टिकल है जो यहाँ से एंटर होता है, पर फर्क ये है कि उसका मास 22u है। अब देखें हमारा फॉर्मूला है रेडियस का। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी डिवाइड बाई बी इंटू क्यू। जो नया पार्टिकल एंटर हो रहा है उसका मास सेम नहीं है। जो नया पार्टिकल एंटर हो रहा है उसका मास सेम नहीं है, उसकी स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए सेम है, चार्ज उसके लिए सेम है, लेकिन उसका मास ज्यादा है। पुराने वाले पार्टिकल का मास 20 यू था और जो नया पार्टिकल आ रहा है उसका मास कितना है 22 यू है। तो चूंकि नए वाले पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा होगी। आर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा डायमीटर पर ज्यादा रेडियस पर डिफ्लेक्ट होगा। जो नया पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर इस तरह से करके आप ज्यादा डायमीटर के ऊपर ये डायग्राम बना देंगे।
अब ज्यादा जो है वो डायमीटर के ऊपर डायग्राम बना देंगे, समथिंग लाइक दिस। मजा नहीं आया। नहीं भाई, अच्छी डायग्राम नहीं बन रही। न्यू करके, ठीक है, ज्यादा रेडियस पर ये सर्किल बनाने की कोशिश करें हम लोग। ऑल राइट, a charged particle of mass m and charge minus q is traveling through a vacuum at constant speed v. It enters the uniform magnetic field of flux density b. The initial angle between the direction of the motion of the particle and the direction of the magnetic field is 90 degree. Explain why the path of the particle in the magnetic field is the arc of a circle. इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, ठीक है, पहले सवाल में जवाब दिया था इसका, मैं ये रहा। तो सर्कुलर मोशन में जो है आर्क ऑफ अ सर्किल क्यों होता है, उसकी वजह ये लिखी हुई है। तो ये आंसर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पर, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया आंसर को, फिर इसी को ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट, ठीक है, ये गया आंसर। कहते रेडियस ऑफ द आर्क इन पार्ट ए इज r. Show that the ratio q upon m for the particle is given by the expression. ये डेरिवेशन भी वैसी होगी जो हम पहले कर चुके हैं। पहले डेरिवेशन कहाँ की थी हमने, ये की थी, तो डेरिवेशन को उठा के लेकर आए। ठीक है, अब हमने लिखा है इसको यहाँ पर। आप यहाँ तक पहुंचे थे कि एम वी अपॉन आर बराबर है किसके, बी क्यूब के। तो आप इसको जरा क्यू अपॉन एम को सब्जेक्ट बना लें। क्यू अपॉन सब्जेक्ट को एम बनाएंगे तो एम बी की जगह बी बचेगा और आर के साथ बी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी आर। क्या हमने प्रूफ कर दिया इसमें, प्रूव हो गया। the initial speed v of the particle is 2.0 exponent 7 meter per second, यानी कि ये स्पीड आ गई आपकी v। The magnetic flux density b is 2.5 × 3 टेस्ला। रेडियस जो है 4.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 4.5 × 2 मीटर रेडियस। तो कह रहे हैं कि आप q अपॉन m मालूम कर। जैसे ऊपर हमने ड्राइव किया है कि q अपॉन m किसके बराबर है, q अपॉन m बराबर है v अपॉन br के बराबर। तो q अपॉन m की जगह क्या लिखेंगे, v की जगह क्या आएगा, v की जगह आएगा 2.0 एक्सपोनेंट 7, b की जगह आएगा 2.5 एक्सपोनेंट -3 और r की जगह क्या आएगा 4.5 एक्सपोनेंट -2। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, शाबाश। अभी क्या आंसर आ रहा है इसका, 1.77 to 10⁻11. 1.77 × 10⁻11 या 1.8 एक्सपोनेंट 11 भी लिख सकते हैं इसको इसमें। ठीक है, क्या द पाथ ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिफोर इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है, और ये पार्टिकल का पाथ, और ये पार्टिकल नेगेटिव है, तो इसमें लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल नेगेटिव है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक, क्या द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर
On figure 6.1, sketch the path of the particle in the magnetic field and as it emerges from the field. इसका पाथ कंप्लीट करना है. अब ये पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा ये आपको लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल लगाकर बताना है. मैंने आपको पाकिस्तानी टेक्निक ही बताई थी. अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो आप राइट हैंड रूल लगाएं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएं. ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएं और बताएं पार्टिकल कहाँ डिफ्लेक्ट होगा. ऊपर डिफ्लेक्ट होगा, नीचे डिफ्लेक्ट होगा, राइट लेफ्ट कहाँ पर होगा डिफ्लेक्ट. सब लोग यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएं और मुझे बताएं पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा. बताओ भाई कहाँ डिफ्लेक्ट होगा यार. आप लोग तो सो जाते हो, मैं सवाल करता हूँ आप लोग सो जाते हो. Downward, sir. देखिए हम लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करें, राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करें तो फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज आएगी आपकी, सेकंड फिंगर राइट साइड पे आएगी. तो आपका अंगूठा जो आएगा वो डाउन द या टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज आएगा, यानी कि ये इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, समथिंग लाइक दिस. और जैसे फील्ड खत्म होगी, स्वाद इसका रास्ता क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा. तो नीचे की तरफ कट पाथ बनाएगा, लेकिन जैसे फील्ड खत्म होगी पाथ स्ट्रेट हो जाएगा इसका. कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ फील्ड ऑफ फोर्स. फील्ड ऑफ फोर्स मतलब एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे कोई चीज फोर्स एक्सपीरियंस करे. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में मास फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो है मैग्नेटिक पोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो फील्ड ऑफ अ फोर्स का मतलब है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करे. A region in space where an object experiences force. ठीक है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मास फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस जगह को आप फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं. Can I state the type of field or fields that will give rise to a force acting on a moving uncharged particle? एक मूविंग अनचार्ज पार्टिकल पे कौन सी फील्ड फोर्स लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी क्योंकि पार्टिकल अनचार्ज है. मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी क्योंकि पार्टिकल अनचार्ज है. लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है फोर्स लगाएगी. तो एक मूविंग अनचार्ज पार्टिकल पर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है फोर्स लगाएगी. एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाएगी. इसके अलावा एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाती है, लेकिन एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स नहीं लगाती. तीसरे में कह रहा है चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल टू द फील्ड और फील्ड्स. अगर एक चार्ज पार्टिकल फील्ड के साथ एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा? देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड तो फोर्स लगाएगी इसमें. इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी. उसकी वजह है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है, साइन थीटा जीरो नहीं होगा. तो तीनों फील्ड्स में जो है चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है भाई. उसके बाद फिर वही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो आर्क ऑफ अ सर्किल क्यों होता है. तो उसका जवाब वही है जो हमने पहले लिखा था. सेम वही सवाल का जवाब जो छाप देना है आपको.
Can I drive an expression in terms of the radius r of the path for the linear momentum of the electron? Show your working. सेम वही डेरिवेशन है जो हम पहले कर चुके हैं linear momentum वाली. ये डेरिवेशन. यहाँ से आपने एमबी को सब्जेक्ट बनाया तो बराबर होगा पी क्यू आर. और एमबी का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंट. लीनियर मोमेंटम किसके बराबर आएगा? आपका बी क्यू आर के बराबर. ठीक है जी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट. ये वर्कशीट जो आपके एग्जाम को पहुंचे. चलिए अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें.